हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के आपके नए चैप्टर में आपका स्वागत है। और आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स कवर करेंगे बच्चों आज हम। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन से। किससे स्टार्ट करेंगे? बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन से। तो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन में सबसे पहला जो टर्म हम कवर करेंगे वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? देखो, लाइन सेगमेंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ टू फिक्स्ड एंड। मतलब ये एक लाइन का पार्ट होता है जिसके दो फिक्स एंड होते हैं। जैसे कि अगर ये ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन सेगमेंट डिनोट किया है मैंने। अगर मैं इसे डिनोट करना चाहूँ तो ऐसे डिनोट करता हूँ, ए बी यूँ। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ टू फिक्स्ड एंड। यहाँ पे मैंने दो फिक्स्ड एंड दिखाए ना, ए एंड बी। ठीक है, दूसरा टर्म होता है आपका रे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन फिक्स्ड एंड। इसका एक ही फिक्स्ड एंड होता है। ठीक है, और एक तरफ हम एरो डिनोट करते हैं। तो ये जैसे ए और ये यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया बी, पर ये बी पॉइंट ये नहीं दिखा रहा कि ये फिक्स है। यहाँ पे बी साइड में मैंने एरो भी दिखाया है जिससे पता चल रहा है कि एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो रे को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन फिक्स्ड एंड। एक फिक्स एंड है। ठीक है, और इसे अगर हम डिनोट करना चाहेंगे तो ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ए बी। थर्ड पॉइंट है आपका लाइन। ठीक है, लाइन जो होगा उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ ऑफ द डायरेक्शन। जैसे ये ए बी अगर लाइन है तो इसको अगर मैं डिनोट करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे डिनोट करूँगा। ठीक है, ऐसे। तो समझ में आया आपको तीनों का डिफरेंस? लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और रे क्या होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों फिक्स्ड एंड होते हैं, रे होता है जिसका एक फिक्स्ड एंड होता है, और लाइन होता है विच कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी को हम ऐसे डिनोट करेंगे, और लाइन को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे डिस्कस करते हैं हम कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो बच्चों मैं 3 पॉइंट यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, एक मैंने ऐसे बनाया, 1 2 3। एक मैं ऐसे बना रहा हूँ, 1 2 3। ठीक है, ये मैंने 3 टाइप के पॉइंट्स बनाए, 3 3। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है, अब जैसे ये वाले पॉइंट है यहाँ पे, इनको हम स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जो पॉइंट्स हैं ये भी स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो जो स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स, उनको बोलते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर पॉइंट्स में बोलेंगे 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स विच लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। ये तो बच्चों बात हुई लाइंस से रिलेटेड। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। अब बात करते हैं कुछ एंगल्स से रिलेटेड। ठीक है, एंगल्स क्या होता है? तो अगर एंगल्स को हम डिफाइन करें तो हम ऐसे करेंगे, टू रे एक्सटेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, व्हेन टू रे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन टू रे कमिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट्स फॉर्म एन एंगल। ठीक है, दो रे जो कोई कॉमन एंड पॉइंट से निकल रही हो या फिर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल। ठीक है, और ये जो कॉमन एंड पॉइंट होता है ये होता है आपका वर्टेक्स, और ये जो रे होती है ये होती हैं आपकी आर्म्स। ठीक है, आर्म्स ऑफ एंगल, ये होते हैं आपके आर्म्स ऑफ एंगल। तो आर्म्स को हमने कैसे डिफाइन किया? टू रेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल। ठीक है, तो ये बात हुई एंगल की। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें एंगल के, तो एंगल को हमने पढ़ा है क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। देखो, पहला टाइप होता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से बड़ा हो
वो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से बड़ा हो पर 90 से छोटा हो। अगर मैं एक्यूट एंगल को x मान लूँ तो ये कह सकते हैं कि वो एंगल जिसका मेजरमेंट x, जिसका मेजरमेंट 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है। दूसरा होता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? वो एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। जैसे कि ये, ठीक है, अगर ये x है, ये x है, तो इसका मेजरमेंट एग्जैक्टली कितना हो? 90 डिग्री हो। तीसरा आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा एंगल होता है? वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। ठीक है, वो हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। अगर हम डिनोट करें तो इस टाइप का होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। देखो ये 90 से ज़्यादा है, अगर ये x है तो x के लिए हमने कंडीशन ये लिख दी है, ठीक है, कि 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो। फोर्थ जो टाइप आपका आता है वो होता है आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कौन से एंगल होते हैं? An angle is said to be straight angle if its measurement is exactly equals to 180 डिग्री। ठीक है, वो एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री हो वो होता है आपका 180, मतलब स्ट्रेट एंगल। ठीक है, 4 टाइप हो गए। फिफ्थ टाइप आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से एंगल होते हैं बच्चों? वो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 से ज़्यादा हो पर 360 से कम हो। ठीक है, An angle is said to be reflex angle if its measurement lies between या फिर its measurement is greater than 180 degree but less than 360 degree। ठीक है, ये कंडीशन आपकी होती है रिफ्लेक्स एंगल की बच्चों। ठीक है, और सिक्स्थ और लास्ट पार्ट जो हम देखेंगे वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? An angle is said to be complete angle if its measurement is exactly equals to 360 डिग्री। अगर x ये कोई complete angle है तो इसका measurement कितना होगा? x equals to 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हमने 6 टाइप्स के क्लासिफिकेशन करे एंगल्स के: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। एक्यूट एंगल की बच्चों क्या कंडीशन थी कि 0 से बड़ा 90 से छोटा। ठीक है, राइट एंगल की कितनी? एग्जैक्टली 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल की क्या थी? 90 से बड़ा 180 से छोटा। स्ट्रेट एंगल की कितनी थी? एग्जैक्टली 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल की कितनी थी? 180 से बड़ा 360 से छोटा। और कंप्लीट एंगल की क्या थी कि एग्जैक्टली 360 डिग्री। अपने लाइन्स एंड एंगल्स के सफर को बच्चों आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है बच्चों, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस बिल्कुल सिंपल है, पहले मैं बना देता हूँ। जैसे देखो मैंने ये लाइन बनाई, एक मैंने बनाई ऐसे, एक लाइन मैंने बनाई ये। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो इंटरसेक्ट करती है। सिंपल है, जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसे अगर ये ए पॉइंट है तो ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर लाइंस इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है, बेसिकली जो पैरेलल होती हैं उनको हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जो आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं बच्चों, वो होती हैं आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ये भी होती है कि दो लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो एग्जैक्टली बराबर होती है हर पॉइंट पे। ठीक है, अगर कोई दो लाइंस हैं उनके बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है एवरी पॉइंट पे, तो वो लाइंस होती हैं आपकी पैरेलल लाइंस। जैसे अगर मान लो ये लाइन है ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, और मैंने बताना चाहता हूँ कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है बच्चों, तो पैरेलल लाइंस ही आपकी कौन सी होती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी कौन सी होती हैं? जो इंटरसेक्ट करें। अब कुछ और कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं।
कंसेप्ट रिलेटेड टू पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं थोड़ा। तो इसमें बच्चों 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दूसरा होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स, तीसरा होता है बच्चों आपका एडजेसेंट एंगल्स, और चौथा होता है बच्चों लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। इनको देखते हैं एक करके। चारों टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इन चारों टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को, तो बच्चों टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। ठीक है, सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम क्या हो? 90 डिग्री। ठीक है, तो दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे अगर उनका सम 90 डिग्री हो। जैसे कि मैंने लिखा 50 डिग्री और 30 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को हम बताओ कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो बताओ इनका सम देखो कितना आ रहा है, 50 + 30 आता है 80। तो ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। अगर मैं बोलूँ 50 डिग्री और 40 डिग्री, बताओ ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है जी, इनका सम और इनका सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो ये आपके होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट, आप बोल सकते हो कि 40 जो है 40 50 का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, 40 50 का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं। जैसे कि हमको पता है 50 और 40 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो 50 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा 40 होगा और 40 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 50 होगा। तो दोनों तरीके से आपने चीज़ों को समझना है। और या फिर इन्हें ऐसे भी बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है, अगर मैं इन्हें जनरलाइज वे में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर एंगल ABC प्लस एंगल CBD कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल ABC और एंगल CBD आपके क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी होंगे। ठीक है, ये मैंने जनरलाइज वे में लिखा। सप्लीमेंट्री एंगल्स बिल्कुल सेम है। अगर सम दो एंगल्स का कितना है? 180 डिग्री, तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जनरलाइज वे में अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ABC प्लस एंगल यहाँ पे बच्चों में CBD की जगह मैं कुछ और टर्म यूज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ CDB। ठीक है, CDB। यहाँ पे एंगल AB, अब वापस कॉम्प्लीमेंट्री में आते हैं। अगर एंगल ABC और एंगल CDB का सम कितना है? 180 डिग्री। तो हम ये बोलेंगे कि ये ABC और CDB क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और ये आपस में एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट भी हैं। ठीक है बच्चों, ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी हैं। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 110 डिग्री और 70 डिग्री आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? क्योंकि इनका सम कितना आता है? 180 डिग्री। वैसे ही 150 डिग्री और 30 डिग्री आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? क्योंकि इनका सम कितना आता है? 180 डिग्री। आप अगर आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जाए कि बताओ हमें 100 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो जिसका भी आपसे सप्लीमेंट्री एंगल पूछे तो उसे 180 में से माइनस कर दो, और आपसे किसी का कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो उसका 90 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो जैसे आपसे अगर सप्लीमेंट्री पूछा है 100 डिग्री का, तो 180 डिग्री से माइनस कर दो 100 डिग्री को, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, और यही 100 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा या सप्लीमेंट होगा 100 का। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की और सप्लीमेंट्री एंगल्स की। ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बात करते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स की। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है बच्चों, इसको समझते हैं। देखो, अगर कोई कॉमन, पहले मैं एक फिगर बना देता हूँ आपके लिए। ये मैंने एक फिगर बनाया। अगर, अब ध्यान से समझना, अगर कोई कॉमन आर्म है, मान लो AB। ठीक है, अगर कोई कॉमन, एडजेसेंट एंगल्स की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक कॉमन आर्म और एक कॉमन वर्टेक्स। यहाँ पे वर्टेक्स मैंने लिया है A। एक कॉमन आर्म और एक कॉमन वर्टेक्स, और दो नॉन कॉमन आर्म्स। ये नॉन कॉमन आर्म्स हो गई, मतलब जो आइदर साइड हो किसके? कॉमन आर्म के, एक साइड हो नॉन कॉमन आर्म्स।
नॉन कॉमन आर्म्स। कौन कौन सी है? एक ये है नॉन कॉमन आर्म्स और ये है नॉन कॉमन आर्म्स, और ये कौन सी है? कॉमन आर्म। तो ये सारी कंडीशन होती है एडजेसेंट एंगल के लिए। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये जो दो एंगल निकल के आएंगे ये होंगे आपके एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए क्या क्या कंडीशन हमने देखी कि कॉमन आर्म होनी चाहिए, एक कॉमन आर्म, ठीक है, विथ कॉमन वर्टेक्स, विथ कॉमन वर्टेक्स। और दूसरी कंडीशन क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स लाइंग आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म है वो आइदर साइड लाई करेंगे कॉमन आर्म के। ठीक है, तो उस केस में ये और ये एंगल आपस में क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स। जैसे कि और एग्जांपल देखें, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? आपस में एडजेसेंट एंगल। अगर मैं इसे प्रॉपर नोटेशन के साथ लिखूँ तो इसको मान लो मैंने C कह दिया, इसको मैंने D कह दिया, तो इस वाले फिगर में एंगल CAB। देखो बच्चों, आपको एंगल लिखना आना चाहिए। ये जो एंगल मैंने ऐसे लिखा, अभी तक आप कैसे लिखते थे? जैसे मैंने कोई ट्रायंगल बनाया और ये ABC लिख दिया, तो इसको तो आप डायरेक्टली एंगल B लिख देते थे, इसको एंगल C लिख दिया और इसको एंगल A लिख दिया। अब आपको नोटेशन अच्छे से यूज़ करना है। देखो, अगर आप B को लिख रहे हो तो आप प्रॉपर नाम लिखो। तो B कौन सा है? देखो ABC, मतलब B के आगे और B के पीछे भी आपने नाम लिखना है, प्रॉपर उसे मेंशन करना है। तो ABC, तो एंगल जो होता है वो बीच वाला मतलब नोटेशन बताता है। जैसे यहाँ BC, एंगल ABC। अगर मैं B को लिखना चाहूँ तो मैं एंगल B को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल CBA। तो CBAB बच्चों एक एंगल होगा आपका CBA, मतलब बीच में जो एंगल आएगा वो आपको वो एंगल बताएगा। तो यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे भी हमने वही लिया है कि एंगल CAB। तो एंगल CAB देखो ये वाला एंगल होगा, इसकी बात हो रही है, एंगल CAB एंड एंगल BAD आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है बच्चों, ये आपकी हो गई एडजेसेंट एंगल्स। अगर मैं आपसे एक और फिगर पूछूं, ये मैंने फिगर बनाया एक, और एक ये फिगर बनाया है, ये ABCD, तो इसमें आप मुझे एडजेसेंट एंगल्स बताओ। तो कौन कौन से होंगे? देखो, ये एक कॉमन आर्म है CB, B वर्टेक्स है कॉमन वर्टेक्स, और AB और BD जो नॉन कॉमन आर्म है वो आइदर साइड लाई कर रही है कॉमन आर्म के, तो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे। तो कौन कौन से एडजेसेंट एंगल बनेंगे? एक तो एंगल ABC और एंगल DBC। ठीक है, तो आप लिख दोगे आराम से क्या कि एंगल ABC एंड एंगल DBC आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल का कंसेप्ट। अब लास्ट जो पेयर ऑफ एंगल्स पे डिपेंडेंट था वो है लीनियर पेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब में से ये लीनियर पेयर। तो बच्चों लीनियर पेयर क्या होता है? तो लीनियर पेयर होता है बच्चों, इफ द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, इफ द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री, तो वो होंगे आपके लीनियर पेयर। ठीक है, देन दोज पेयर ऑफ एंगल्स is said to be forming लीनियर पेयर। ठीक है, वो लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि अच्छा उसको बाद में देखते हैं, पहले लीनियर पेयर एक्सियम देखते हैं, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चीज़ हम देखने वाले हैं वो है लीनियर पेयर एक्सियम। अब ये क्या चीज़ है? अब देखो बच्चों, एक्सियम एक ट्रू स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम अदर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स की मतलब
उसकी हेल्प से हम अदर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को समझते हैं, ठीक है। मतलब एक टाइप से ट्रू स्टेटमेंट होता है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो दो एक्सियम है, एक्सियम 1 और दूसरा है आपका एक्सियम 2। अब ये दोनों क्या है, इनको समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एक्सियम 1 है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, कोई लाइन है और उसमें कोई रे स्टैंड कर रही है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, ठीक है। क्या एक्सियम है, इसको थोड़ा मैं नाम दे दूं, अगर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इफ अ रे, जैसे कि यहाँ पे रे हमने कौन सी ली है, बी डी। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, लाइन क्या है, ए बी सी। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्मिंग, ये जो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं कौन से, ए बी डी और सी बी डी, ठीक है। एंगल ए बी डी, ठीक है। एंगल को हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, ये एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी। हम एंगल नहीं लिखते, उसकी जगह हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नोटेशन, ठीक है, एंगल का ये है, ये नीचे तो डैश मैंने समझाने के लिए लगाया। तो एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी ये आपके एडजेसेंट एंगल है और इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये है आपकी एक्सियम 1। तो क्या कंडीशन है कि इफ अ रे, कोई रे अगर स्टैंड करती है किसी लाइन पे, तो जो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये लाइन दी हुई है और लाइन अगर दी है तो जो रे स्टैंड करिए उनसे जो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम होगा 180 डिग्री। एक्सियम 2 इसका रिवर्स है। एक्सियम 2 इसका रिवर्स क्या है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, उसको भी समझते हैं। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये आपका हो गया डी। तो इसमें वो क्या कहना चाह रहा है एक्सियम 2 के अकॉर्डिंग, कि अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो, 1 सेकेंड, अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो, – 180 डिग्री, ठीक है। अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो, 180 डिग्री, तो जो ये नॉन कॉमन आर्म्स है ना, ए बी और बी डी, ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। बेसिकली ए बी डी एक क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है बच्चों। ये एक्सियम आपको प्रूफ नहीं करनी है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, आपको ये ट्रू मान के चलना है, ठीक है। तो दो एक्सियम हमने समझी, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और उस पर कोई रे स्टैंड कर रही है, तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होगा, 180। कहने का मतलब ये है, अगर ये 50 डिग्री आएगा तो ये जो होगा क्या होगा, इसको x मान लेना और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ये 50 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 130 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा कंडीशन। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि कोई लाइन हो और उसमें कोई रे स्टैंड करे, ठीक है। दूसरी क्या कंडीशन है, अगर आपको दो एंगल दिए हुए एडजेसेंट, जैसे ये 50 दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है कितना, 130, ये 50 ये 130, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। मान लो ये आपको 50 दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है 130। तो जैसा कि आपको पता है कि 130 और 50 180 होता है, तो इसका मतलब ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये जैसे ए बी और बी सी, ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये स्ट्रेट लाइन में होंगे। बेसिकली ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। ए बी सी इज स्ट्रेट लाइन। तो ये है इसकी एक्सियम, ठीक है बच्चों। ये दो एक्सियम है। इससे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम समझ लेते हैं लीनियर पेयर से रिलेटेड। देखो अभी हमने समझा कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें अगर कोई रे स्टैंड करे, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर एक ही पॉइंट है, जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इस सी पॉइंट से अगर मैं और भी रे अगर निकाल लूँ, जैसे ये भी निकाल दिया मैंने, ये भी निकाल दिया, तब भी ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, मतलब जितने भी, जैसे ये इनको सबको नाम मैं दे दूँ, ये सी, ए बी सी डी, ये मान लो ई और ये हो गया एफ, तो जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ना, इन सबका सम भी 180 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि एंगल ए सी डी, मैं लिख देता हूँ एंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी डी लिख दिया, प्लस एंगल डी सी ई, प्लस एंगल डी सी ई, प्लस एंगल ई सी एफ, प्लस एंगल ई सी एफ, प्लस एंगल एफ सी बी,
प्लस एंगल FCB, इन सब का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये भी कंडीशन किसकी होगी, लीनियर पेयर की। तो आपने ऐसे भी समझना है चीज़ों को। बेसिकली आपने एक तरफ से शुरू करना है और सारे एंगल जितने भी आ रहे हैं जब तक ये लाइन उसी लाइन पे ख़त्म नहीं हो जाता जिस लाइन से हमने शुरू किया था। जैसे ये ABC लाइन से शुरू किया था और इसी लाइन पे हमने ख़त्म करना है, तो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक जितने भी एंगल आएंगे उन सब का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन ये है कि सब एक कॉमन पॉइंट से निकलनी होनी चाहिए रे। ठीक है, ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं एक बार फिगर बनाऊँ, जैसे मैंने लिखा ये और ये मैंने 2 रे बना दी। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तो आपका 30 डिग्री है। ठीक है, और ये इतना आपका 50 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा। ठीक है, या फिर ये आपका 80 मान लेते हैं, चलो ये 80 है, तो ये बताओ कितना होगा। तो जैसा कि आपको पता है लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग अगर कोई रे स्टैंड करती है तो आपको मतलब बेसिकली पता है कि इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। 3 एंगल बन रहे हैं ना, 1 2 3, 3 एंगल बन रहे हैं, एक ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों एंगल्स का सम मिला के कितना आना चाहिए, 180। तो 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस, और इस एंगल को जो आपको निकालना है उसको आप x मान लो, तो प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा। और इसको आप कंडीशन लिख सकते हैं ब्रैकेट में लीनियर पेयर। क्या लिख सकते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, तो 80 प्लस 30 आपका हो जाएगा 110 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये 110 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो x आपका कितना आ गया बच्चों, 70 डिग्री। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये लीनियर पेयर कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है। जैसे मैं एक और अच्छे से एग्जांपल आपके सामने दूं, जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया मान लो। अब रेक्टेंगल का आपको पता है सारे एंगल्स 90 होते हैं। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस लाइन को मैंने ऐसे बढ़ा दिया और ये एक एंगल बना दिया, और मैंने आपसे बोला कि ये तो 50 है। ठीक है, ये तो 50 है, तो ये एंगल निकालो, तो आप कन्फ्यूज़ हो गए। देखो ध्यान से देखो, जिस फिगर को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एक पूरा वैसा ही फिगर बनेगा जैसा हम पढ़ रहे हैं। ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन और ये 2 रे स्टैंड करेंगे, एक ये, बाकी सारे फिगर छोड़ दो, बस इसको समझो। तो देखो ये एक लीनियर पेयर ही बन गया, लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। अब ये तो 90 डिग्री होता है, देखो 90 का सिंबल ये होता है, परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है। ठीक है, तो ये 90 हो गया, ये 50 हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, इन तीनों का एंगल क्योंकि कॉमन वर्टेक्स से सारी रेज निकल रही हैं, तो 90 प्लस जो निकालना है उसको x मान लो, प्लस x प्लस 50 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो 9 प्लस 5 आपका हो जाएगा कितना, 140। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 40 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कैसे हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, चाहे एक पॉइंट से कितनी भी रेज निकल रही है, जैसे ये 1 2, ये स्ट्रेट लाइन कंसिडर करना, ये थोड़ी टेढ़ी बन गई है। ठीक है, मैं बना देता हूँ, तो ये एक बन गई, ये एक बना दी। ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या कि ये 90 है पूरा। ठीक है, ये पूरा 90 है और ये x है और ये भी x है। ठीक है बच्चों, और आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अपने कंसेप्ट्स पे काम करो बस। देखो ये x यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एंगल्स बन रहे हैं सबका सम 180 होगा। तो x, अब ये पूरा का पूरा तो 90 है, तो मुझे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पूरा एंगल पता है। ठीक है, तो ये प्लस 90 और फिर प्लस x कितना हो जाएगा, 180। ठीक है बच्चों, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, डिग्री का साइन लगाते रहना आप हर जगह। 2x इक्वल्स टू 90, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और ये x, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ जाएगा x का। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट देखो ये सब लीनियर पेयर से ही जुड़े हैं, तो आपने चीज़ों को इस तरीके से ही समझना है। ठीक है, चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।